अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम उर्दू ज़ुबान के हिंद आरियाई पस मंज़र को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसा कि माहिरीन लिसानियात ने उर्दू के हिंद आरियाई पस मंज़र को समझने के लिए इसे 3 मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया है। पहला दौर कदीम हिंद आरियाई दौर कहलाता है, फिर इसी तरह वस्ती हिंद आरियाई दौर है और जदीद हिंद आरियाई दौर मौजूद है। इससे पहले कुछ वीडियोस में हम कदीम हिंद आरियाई दौर पर गुफ्तगू कर चुके हैं, और आज की इस वीडियो में हम वस्ती हिंद आरियाई दौर पर गुफ्तगू करेंगे। वस्ती हिंद आरियाई दौर जो है, इसका आगाज़ 500 क़ब्ल मसीह से शुरू होकर तकरीबन 500 ईस्वी तक जारी रहता है। इसके बाद ज़ुबान एक नया अंदाज़ इख्तियार करती है, और संस्कृत जो प्राकृत में तकसीम हुई थी, या प्राकृत में उसने अपना ज़हूर किया था, अब वो अपभ्रंशों में जाकर अपना ज़हूर करती हैं, और फिर अपभ्रंशें आगे जाकर मुख्तलिफ़ इलाक़ाई बोलियों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। 500 ईस्वी तक और 500 क़ब्ल अज़ मसीह का जो ये दरमियानी दौर है, जिसे हम वस्त हिंद आरियाई दौर कहते हैं, माहिरीन ने इसे मज़ीद 3 या मुख्तलिफ़ अदवार में इसको तकसीम कर दिया है। पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत और तीसरी प्राकृत में। पहली प्राकृत पर हम इससे पहले गुफ्तगू कर चुके हैं। दूसरी प्राकृत का जो दौर है वो 1 ईस्वी से शुरू होकर 500 ईस्वी तक जारी रहता है, और इस अहद के अंदर जो प्राकृत हैं वो अदबी रूप इख्तियार कर जाती हैं, और मुख्तलिफ़ नाटकों और ड्रामों में इनका इस्तेमाल होने लगता है। इन प्राकृतों को इलाक़ाई सतह पर 5 मुख्तलिफ़ बोलियों में तकसीम किया गया है, और इन बोलियों की निस्बत इलाक़ाई है, इसीलिए इनको शोरसीनी प्राकृत, मगिधी प्राकृत, अरद मगिधी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत और पशाकी प्राकृत के नाम से मौनमन किया गया है। शोरसीनी प्राकृत वो प्राकृत है जिसका इलाका शोरसीन है, और इसका मरकज़ी मकाम जो है वो मिथ्रा कहलाता है। ये वही इलाका है जिसको मध्य देश भी कहा जाता है। आम लिसानियात में ज्ञानचंद जैन ने जब क्लासिकी संस्कृत की बात की थी, तो उसको 3 मुख्तलिफ़ हिस्सों में या इलाक़ाई सतह पर उसकी तकसीम की: प्राचिया, उदीचिया और मध्य देशिया। मध्य देशिया का जो इलाका है, वहीं पर शोरसीनी प्राकृत का ज़हूर हुआ है। शोरसीनी प्राकृत की ख़ास बात यह है कि इसका सिलसिला उर्दू के साथ जाकर मिलता है। ये उर्दू जो हम ज़ुबान बोल रहे हैं, अगर हम इसके पस मंज़र में जाएं और माजी में उतर कर देखें, तो ये शोरसीनी अपभ्रंश की बदली हुई एक शक्ल ख्याल की जाती है, और शोरसीनी अपभ्रंश का ताल्लुक़ शोरसीनी प्राकृत के साथ जाकर मिलता है। ये शोरसीनी जो अपभ्रंश थी, उसी ही से दिल्ली और इसके गिरदोनवाह की जो बोलियाँ थीं वो ज़हूर पज़ीर हुई, और उसमें से एक अहम बोली खड़ी बोली ख्याल की जाती है, और बहुत से माहिरीन लिसानियात का ख़याल है कि खड़ी बोली जो है वो उर्दू की इब्तिदा का बायस बनी है। इसी तरह दूसरी प्राकृत जो है, जो उसको मगिधी प्राकृत कह रहे हैं, इसका इलाका कदीम ज़माने में जो मगिध की सल्तनत थी वो ख्याल किया जाता है, जो आजकल जनूबी बिहार का इलाका कहलाता है। ये ज़ुबान को महज़्ज़ब ज़ुबान ख्याल नहीं की जाती थी। इसकी बुनियादी वजह ये है कि चूँकि ये आर्यों से के मरकज़ से खासी दूर पड़ती थी, इसलिए इस ज़ुबान को वो गैर महज़्ज़ब ज़ुबान ख्याल करते थे। लिसानी ख़ुसूसियात के हवाले से अगर हम गुफ्तगू करें, तो इसमें रे और लाम की आवाज़ें जो थी बड़ी अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि यहाँ के ज़ुबान बोलने वाले रे को लाम से बदल देते थे। मसलन राजा का लफ्ज़ अगर उन्होंने बोलना है तो वो राजा को लाजा बोलेंगे। इसी तरह
دردر کو دلدل بولیں گے، سو رے جو ہے وہ لام سے بدل جاتی ہے۔ پھر اسی طرح 3 صفیری الفاظ ہیں جو ہندی میں سین، شین اور شن کی آواز ہے، وہ بھی شین میں بدل جاتی تھی۔ پھر تیسری جو بڑی اہم پراکرت ہے وہ ہے اردھواگیتی پراکرت، جو ان دونوں علاقوں کے درمیانی علاقے میں بولی جاتی ہیں، اور اگر ہم سادہ الفاظ میں کہیں تو یہ بہار سے الہ آباد کا جو درمیانی علاقہ ہے وہاں پر بولی جاتی تھی۔ اسے مہذب زبان خیال کیا جاتا تھا، اور جین مت کے بانی مہاویر نے اپنی جو تبلیغ کی اور اپنے اس مذہب کو ترویج اور ترقی کے لیے جس زبان کو بنیاد بنایا وہ اردھواگیتی پراکرت خیال کی جاتی ہیں۔ سو اردھواگیتی پراکرت میں رے اور لام دونوں کی آوازیں موجود تھیں۔ اسی طرح مہاراشٹری پراکرت ہے، اور مہاراشٹری پراکرت وہی پراکرت ہے جو مہاراشٹر کے علاقے میں بولی جا رہی تھی۔ قواعد نویسوں نے اسے مثالی پراکرت خیال کیا ہے، اور یہ بھی مہذب زبان تھی۔ ادبی سطح پر مختلف ڈراموں میں اس کا استعمال کیا جاتا تھا، اور موسیقی میں بھی مہاراشٹری پراکرت استعمال کی جاتی تھی۔ اسی طرح پراکرتوں کی ایک اور بڑی قسم پشاچی پراکرت خیال کی جاتی ہے، اور جس کا علاقہ کشمیر اور پنجاب خیال کیا جاتا ہے۔ بہت سے ماہرین لسانیات اسے ہند آریائی زبان کی پراکرت خیال نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس پر ایرانی زبانوں کے زیادہ اثرات موجود رہے ہیں۔ ادبی سطح پر اس کی تحریریں بھی نہیں ملتی، زیادہ سے زیادہ اس کی لسانی خصوصیات کا مطالعہ جو ہے وہ شہباز گڑھی سے حاصل ہونے والی ان تختیوں سے جو اشوکا کے عہد میں موجود تھیں ان سے، یا اس کے بعد وہاں پر جو موجود تھیں تختیاں، ان سے اس کی لسانی خصوصیات کا پتہ چلتا ہے۔ سو وسطی ہند آریائی عہد میں جو دوسری پراکرت ہے اس پر آج ہم نے گفتگو کی، اور اس کو 5 مختلف علاقائی سطح پر بولی جانے والی بولیوں میں تقسیم کیا، جس میں شورسینی پراکرت، مگدھی پراکرت، اردھواگیتی پراکرت، مہاراشٹری پراکرت اور پشاچی پراکرت شامل ہیں۔ امید ہے کہ دوسری پراکرت پر یہ گفتگو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، تو ہم اس تیسری پراکرت کا جو عہد ہے کسی اگلی ویڈیو میں اس پر گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ۔